Yes. So now we come to our next topic, that is valence bond theory. Now, valence bond theory. So before this, we have studied about the Vesper theory and these structures. सब क्या थे, कोवलेंट बॉन्ड से ही रिलेटेड थे, कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल से ही रिलेटेड थे. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी किसके बारे में बता रही है, ये भी कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बारे में ही बता रही है. अब इस थ्योरी के आने का रीज़न क्या था, एज सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो लुईस स्ट्रक्चर्स थे वो क्या है, वो ज्योमेट्रीज और शेप्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए. ठीक है, तो लुईस स्ट्रक्चर्स ज्योमेट्री और शेप्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए. एंड लुईस स्ट्रक्चर डू नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन, या आप कह सकते हो उसने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, डू नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड लेंथ. बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी इसने कुछ नहीं बताया. ठीक है, फिर उसके बाद जो वेस्पर थ्योरी आई, उसके बाद कौन सी आई हमारी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. अब ये थ्योरी भी क्या थी, इसकी भी लिमिटेड एप्लीकेशंस थी, लिमिटेड एप्लीकेशंस आर देयर. ठीक है, इनकी बहुत लिमिटेड एप्लीकेशंस थी. और दूसरी चीज़ ये भी थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किस बिहाफ पर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्रीज बनाते हैं. बस इसने ये बता दी कि वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, वो ज्योमेट्रीज और शेप्स बताते हैं. बट एक्चुअल में उसका थ्योरेटिकली इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा. सो आफ्टर दीज टू थ्योरीज, जो थर्ड थ्योरी आई, दैट इज VBT. फाइन. नाउ VBT इज योर, या मैं ऐसे बोलूँ कि ये जो दो थ्योरीज थी, ये एक तरह से क्या हो गई, फेल. हम इसे प्रॉपर सक्सेस भी नहीं कह सकते थे, प्रॉपर फेल भी नहीं कह सकते थे. ठीक है, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड, क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड दो थ्योरीज आई. ठीक है, VBT और MOT. VBT कौन सी थी आपकी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और MOT क्या है आपकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. फाइन. अब ये थ्योरी तो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. सो वी स्टार्ट विद द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस पे बेस्ड थी, इट इज दिस थ्योरी, यू कैन से VBT इज बेस्ड ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जो हमने ऑर्बिटल्स SPD या पढ़े हैं, उन ऑर्बिटल्स पे बेस्ड थी, ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एटम्स या ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड थी. ठीक है, सो VBT क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि जो मॉलिक्यूल है, molecule is more stable than atoms. The molecules are more stable, या molecules easy कह सकते हैं, molecule is more stable than their atoms from which they are formed. क्यों, क्योंकि molecules की एनर्जी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लो होती है. और ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जितनी जो लो एनर्जी यानी कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी, लोअर स्टेट पर ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं. तो एटम्स ना स्टेबल होकर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं. ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन डिपेंड करती है दो तरह की फोर्सेस के ऊपर. ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्सेस. पहली तो है अट्रैक्टिव फोर्स, इसको हम लॉन्ग रेंज फोर्सेस भी बोलते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस. और दूसरी आती है रिपल्सिव. ठीक है, ये हमारी शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है. फाइन. अब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या बताती है कि कोई भी मॉलिक्यूल, जब भी कोई मॉलिक्यूल, अट्रैक्टिव फोर्स क्या करती है कि व्हेन टू एटम्स combine to form molecules
तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स उनमें वर्क करेगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट। फाइन, जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होंगे यानी कि जब दो एटम हैं, दो एटम आपस में क्लोज आएंगे तो उनमें क्या आएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करना स्टार्ट करेगी। अब जब ये एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी गेट रिलीज, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाते हैं, अपनी लोअर एनर्जी स्टेट यानी कि मोर स्टेबिलिटी वाली कंडीशन। ठीक है, और रिपल्सिव फोर्सेस क्या करती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस मींस कि जब दो एटम के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस वर्क करती हैं तो वी नीड एनर्जी टू ओवरकम दैट रिपल्शन, यानी कि व्हेन टू एटम्स अंडरगो रिपल्शन, जब इनमें रिपल्शन होती है तो क्या होगा, यू कैन से वी नीड एनर्जी टू ओवरकम दैट रिपल्शन, उसको ओवरकम करने के लिए वी नीड एनर्जी। राइट, सो अब ये क्या डिसाइड कर रही है, ये क्या डिसाइड कर रही है, देखिए अगर अभी मैं कुछ सब फास्ट चल रही हूँ तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। वीबीटी किस पे बेस्ड है, वीबीटी बेस्ड है एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स के ऊपर। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहती है कि जो मॉलिक्यूल तभी स्टेबल होगा जब अपनी वो लोअर एनर्जी स्टेट पे होगा, यानी कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो दे रिलीज द एनर्जी टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स, दैट वाई मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन देयर एटम्स। ठीक है, जिससे वो फॉर्म्ड होते हैं, यही बात कही। अब ये कहता है कि जब ये वीबीटी के अंदर जब दो एटम्स यानी कि जब ऑर्बिटल्स के दो एटम्स आपस में क्लोज आते हैं तो दो तरह की क्या करती हैं, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस वर्क करती हैं। एक होती है आपकी अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरी होती है रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्सेस लॉन्ग रेंज की फोर्सेस होती हैं, ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। अब ये कहाँ वर्क करेगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या कहती है कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करते ही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और इस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक, और रिपल्सिव फोर्सेस क्या कहती है कि जब दो एटम्स के बीच में रिपल्शन होती है तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है, वी हैव टू नीड एनर्जी, एनर्जी को ऐड करना पड़ता है। फाइन, सो ये अब क्या बताती है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होंगे तो कौन सी फोर्सेस डोमिनेट करेगी और कौन सी फोर्सेस अगर डोमिनेट नहीं करती हैं तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं या नहीं होते हैं। मतलब कि मॉलिक्यूल्स अगर फॉर्म्ड होने के लिए मॉलिक्यूल्स मस्ट बी फॉर्म्ड या शुड बी फॉर्म्ड, या हम कह सकते हैं इसको इस तरह के तरीके से कि इफ attractive forces is greater than repulsive, अगर attractive force repulsive force से ज़्यादा है तो molecule will be formed. Example हाइड्रोजन का molecule, ठीक है, और if attractive force is less than repulsive force, then molecule will be not formed. Example helium. क्लियर है कि दो हाइड्रोजन एटम का यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता है, हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। फाइन, यहाँ से आपको ये क्लियर होगा कि मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं और कब नहीं बनते हैं। ठीक है, सो इसमें अब क्या है
कि जैसे इसको स्टडी तो करा था हिटलर और लंदन ने, लेकिन इसकी स्टडी को आगे कैडिनोन करा था पोलैंड में, ठीक है। अब इसमें क्या कंसीडर किया जाता है कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन कह लें या हम कह लें कि वी हैव 2 एटम्स, ठीक है, 2 एटम्स हैं हमारे पास ए एंड बी, फाइन। एन ए न्यूक्लियस है ए का, न्यूक्लियस ऑफ ए, और एन ई क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। ऐसे ही एन बी क्या है, न्यूक्लियस ऑफ बी, और एन ई क्या है, ये एन ए लिखेंगे इसे, और इसे हम ई बी, ये होगा इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, फाइन। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसमें एक प्रोटॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा हो गया, एन ए, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, ठीक। ऐसे ही हमारे पास दूसरा आपका प्रोटॉन है हाइड्रोजन का, ठीक है, ये एन बी, और इसका इलेक्ट्रॉन है ई बी, फाइन। तो ये क्या कहता है कि एन ए किसको अट्रैक्ट कर रहा है, एन ए, यानी कि जो एन ए आपका न्यूक्लियस ऑफ ए है वो अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन ऑफ बी को, फाइन। क्या कह रहा है ये कि न्यूक्लियस ऑफ ए एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एटम, फाइन। और सेम दूसरी कंडीशन में भी क्या हो रहा है, बी एटम का न्यूक्लियस किसको अट्रैक्ट कर रहा है, ए एटम के न्यूक्लियस को। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, सेकंड कंडीशन आपकी वाइस वर्सा, यानी कि उल्टा हो रहा है, ठीक है, कि एक बार तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और एक बार ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, फाइन। प्लस यहाँ पर अब देखा जाए तो हमारे पास टोटल कितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस वर्क कर रही हैं। यहाँ पर आपकी इसकी इसके लिए अट्रैक्शन और इसकी इसके लिए अट्रैक्शन, तो 2 अट्रैक्शन फोर्सेस तो ये हो गई, ठीक है। आप कह सकते हैं 1 और 2, फाइन। ऐसे ही इस वाले न्यूक्लियस की इसके इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन और इस वाले न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी हो गई, देयर आर 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस, फाइन। और रिपल्सिव फोर्सेस देखें तो इस न्यूक्लियस की इसके लिए क्या हो रही है, रिपल्शन, और इस इलेक्ट्रॉन की इसके लिए क्या हो रही है, रिपल्शन। तो यहाँ पे 2 रिपल्सिव फोर्सेस हैं। दोबारा देख लीजिए, मैंने क्या कहा, 2 एटम है हमारे पास ए और बी, एन ए और ई ए क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। अगर ये ए है तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा हमारे पास आता है एन बी, यानी कि ये हमारा बी एटम का न्यूक्लियस और उसका इलेक्ट्रॉन, फाइन। तो इसकी अपने इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, और इसकी दूसरे के इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होगी, अट्रैक्ट, क्योंकि जब 2 एटम पास में आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को, तो उसने अट्रैक्ट कर ही रखा हुआ है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा जब उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता जाएगा, ठीक। ऐसे ही एन ए भी क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन के लिए भी अट्रैक्शन है और दूसरे के इलेक्ट्रॉन के लिए भी अट्रैक्शन है, फाइन। तो यहाँ पे टोटल कितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई, 4। और रिपल्सिव फोर्सेस में क्या हो गया, ये इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा और ये इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर होंगी रिपल्सिव से, अब अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर हैं रिपल्सिव से, ये आपकी क्या होगी, अट्रैक्टिव, और ये कौन सी होगी आपकी, रिपल्सिव, तो मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होगा। इट मीन्स हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है ओनली बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। अब इसको हम एक ग्राफ के थ्रू भी देखते हैं कि ग्राफ क्या कहता है। ग्राफ में अगर हम एनर्जीज वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या करते हैं, दिस इज योर नेगेटिव एनर्जी एंड देयर पॉजिटिव, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई किसी भी, और ये आपका दिस इज अलोंग योर
इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ पे दो एटम्स हैं, दो एटम मैक्सिमम अपार्ट, फाइन, ठीक है। तो जैसे जैसे ये एटम पास आएंगे, थोड़ा पास आएंगे, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं, यहाँ पे नो फोर्स, कोई फोर्स वर्क नहीं कर रही है, ना ही अट्रैक्टिव ना ही रिपल्सिव। लेकिन जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता जाएगा, ये क्या करते जाएंगे, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते जाएंगे, एटम क्या करते जाएंगे, पास आते जाएंगे। ठीक है, पास आते आते मतलब यहाँ पे ये और पास, और यहाँ पे ये मैक्सिमम एक दूसरे को ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे। अब ओवरलैप करते ही क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी वर्क करेगी और इनके न्यूक्लियस की आपस में रिपल्सिव फोर्सेस भी वर्क करेंगी। तो यहाँ की जो एनर्जी फॉर्म होती है उसे हम बोल देते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब है द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द वन मोल ऑफ अ बॉन्ड फ्रॉम देयर गैसियस एटम। फाइन, तो ये हो गई आपकी बॉन्ड एनर्जी। फाइन, अब ये बॉन्ड एनर्जी क्या बता रही है कि जितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता जाएगा उतनी बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी, उतना ही बॉन्ड क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मतलब कि कितने अमाउंट की एनर्जी ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एटम जैसे ही दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो क्या करेंगे, ये एनर्जी भी रिलीज करेंगे। एनर्जी रिलीज करके किसके लिए, टू फॉर्म स्टेबल molecule. That's why I have written that molecules are more stable than the atoms. Fine. So ये बॉन्ड जो एनर्जी है या इस तरीके से क्या होता है कि एटम्स अकॉर्डिंग टू वीबीटी, इस तरीके से एटम जैसे जैसे उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता जाएगा उनकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी और एक टाइम आएगा जहाँ पे ये मैक्सिमम होगी, यानी कि बॉन्ड दोनों मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और दे फॉर्म द मॉलिक्यूल। और फिर उसके बाद अगेन जैसे जैसे ये फिर इनका रिपल्सिव फोर्सेस वर्क करना शुरू करेंगी तो ये फिर क्या होंगे, दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये तो था कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है लेकिन हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हीलियम के लिए भी आप देखो कैसे होगा, जैसे Na, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया A का और इसके इलेक्ट्रॉन हो गया E1 और इलेक्ट्रॉन B, सॉरी दिस इज, अगर मैं इसको A मानूँ तो इलेक्ट्रॉन A1 इलेक्ट्रॉन A2 मानती हूँ। ठीक है, तो ये तो अगर हीलियम के एक एटम की बात होगी, वन एटम ऑफ हीलियम। जैसे ये न्यूक्लियस है, इस पे प्रोटॉन क्या होगा, 2 है क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो प्रोटॉन 2। ठीक है, अब ये A1 है और ये आपका A2 है। फाइन, ऐसे ही हीलियम का दूसरा एटम, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये आपका Na हो गया, ये Nb हो गया। फाइन, अब ऐसे ही ये क्या करेगा, ये आपका EB1 हो गया, ये EB2 हो गया। ठीक है, अब इसके लिए भी अट्रैक्शन होगी, इसके लिए भी अट्रैक्शन होगी। पहली अट्रैक्शन तो इसकी अपने इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के लिए, दूसरी अट्रैक्शन किसके लिए होगी, इसकी दूसरे इलेक्ट्रॉन के 3 और 4 के लिए। ठीक है, दूसरा, अब ये इस एटम का न्यूक्लियस ये अपने इलेक्ट्रॉन के लिए भी रिपल्शन करेगा, सॉरी अट्रैक्शन करेगा, तो 1 2 3 4, यहाँ पे ये 5 और ये 6 और ये इसके लिए भी करेगा 7 8, मतलब कि ऐसे अट्रैक्टिव फोर्सेस ये क्या करेगा, अराइज करेगा। फाइन, ऐसे ही में रिपल्शन भी बहुत ज़्यादा होगी। रिपल्सिव फोर्सेस में अगर देखें तो इस न्यूक्लियस की इसके लिए रिपल्सिव एक, फाइन, फिर इस इलेक्ट्रॉन की इसके लिए रिपल्शन, इस इलेक्ट्रॉन की इसके लिए रिपल्शन, तो ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5,
मतलब कि इसकी इसके लिए 1, इसकी इसके लिए 2, ये 3, ऐसे ही इसकी भी इसके लिए 4, इसकी इसके लिए 5। फाइन। अब ये तो होगी 5 यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस, और अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी हुई यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन की अपने इलेक्ट्रॉन के लिए और इसके लिए अट्रैक्शन, दोनों की अट्रैक्शन होगी तो 1 2 3 4। फाइन। अब यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन की 4 रिपल्शन है, इस एटम की 4 रिपल्सिव फोर्सेस हो गई, तो ये सॉरी अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी, तो 4 क्या हो गई इसकी अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगी अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर। देयरफॉर जो हीलियम का मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हीलियम मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट। फाइन। सो ये क्या एक्सप्लेन करता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। सो विद दिस this topic is complete, valence bond theory. In next video we start with the orbital overlap. So till then, thank you.